इसमें पूर्ववर्तियों द्वारा पहले से तैयार किए गए परिपक्व गठन ब्लूप्रिंट को सीखना और उपयोग करना शामिल था। इस विद्यालय का सबसे बड़ा लाभ इसकी स्थिरता और उच्च सफलता दर थी। आखिरकार ये तो अनगिनत महान गुरुओं की रचनाएं थीं। प्रशिक्षकों के अथक प्रयासों और परिष्करण के कारण पूर्वजों द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण करना स्वाभाविक रूप से सुरक्षित था। जिया देश में फॉर्मेशन मास्टर्स के 99% लोगों ने इसी मार्ग का अनुसरण किया। फायदों के साथ साथ स्वाभाविक रूप से नुकसान भी होते हैं। लेगेसी स्कूल के फॉर्मेशन मास्टर्स में अक्सर नवाचार की कमी होती थी और उनकी क्षमता सीमित होती थी। कई क्लासिक फॉर्मेशन की कमजोरियां और उनके समाधान अब फॉर्मेशन मास्टर समुदाय के भीतर रहस्य नहीं रह गए थे। एक बार जब उनका सामना समान रैंक के फॉर्मेशन मास्टर से हो जाता था तो उन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सकता था और रक्षात्मक स्थिति में डाल दिया जा सकता था। दूसरा रास्ता पायनियरिंग स्कूल का था। अग्रणी प्रशिक्षक कभी भी अपने पूर्ववर्तियों की योजनाओं से बंधे नहीं थे। उन्होंने अपनी कल्पनाओं को बेकाबू होने दिया, अपने दम पर खोजबीन की और तरह तरह के नए, अनसुने और विचित्र प्रभावों वाले रूपांकनों का निर्माण किया। इस स्कूल की विकास क्षमता बहुत अधिक थी। सबसे शक्तिशाली लोग तो अपनी शक्ति से ही 8वें दर्जे की दिव्य संरचनाएं भी बना सकते थे। लेकिन इसके विपरीत इसमें बेहद कठिनाई और विफलता की दर भी अधिक थी। जो लोग इस मार्ग को चुनते वे अंततः केवल 2 प्रकार के लोगों को ही जन्म देते। उनमें से एक अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति थे, 10,000 में एक। दूसरा व्यक्ति एक पागल था जो अपने पूरे जीवन में कभी सफल नहीं हो सका। अथर्व ने अपनी आंखें खोलीं, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अगर मैं अपनी एसएस रैंक की प्रतिभा के बावजूद लेगेसी स्कूल का अनुसरण करता हूं तो यह बहुत अपमानजनक होगा। इससे ज्यादा और क्या? उसने अपने हाथों की ओर देखा। अगर मैं यह नहीं कर सकता तो क्या स्मार्ट कोर एआई मौजूद नहीं है? अथर्व ने आर्विक सिंह को नियंत्रित किया और गुप्त कक्ष के केंद्र की ओर चल पड़ा। उसने कीमती ताबीज वाले कागज और स्याही की छड़ियों को उठाने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उसने अपने टूलबॉक्स से सबसे साधारण स्टील का नक्काशी वाला चाकू निकाला। जैसे ही उसने नक्काशी करने वाला चाकू हाथ में लिया, उसके दिल में एक अजीब सी अनुभूति उमड़ पड़ी। असंख्य जटिल संरचना पैटर्न और गहन रून संरचनाएं उनके दिमाग में स्वतः ही उत्पन्न और संयोजित हो जाती थीं। मूल रूप से अस्पष्ट और समझने में कठिन लगने वाला वह गठन ज्ञान अब सांस लेने जितना ही सरल हो गया। वह एक खाली पत्थर की दीवार की ओर बढ़ा, उसकी कलाई थोड़ी सी हिल रही थी। नक्काशी करने वाला चाकू नीचे गिरा। शाशा शांत गुप्त कक्ष में एक कुरकुरी और हल्की घर्षण ध्वनि गूंजी। चाकू की नोक कठोर पत्थर की दीवार पर बहते बादलों और पानी की तरह बिना किसी ठहराव के फिसलती चली गई। अथर्व की निगाहें अत्यंत केंद्रित थीं। उसकी सांसें स्थिर और लंबी थीं, मानो वे नक्काशी करने वाले चाकू की लय के साथ विलीन हो गई हों। इस क्षण समय का अर्थ ही खो गया। उसकी दुनिया में उसके सामने केवल पत्थर की दीवार थी और उसके हाथ में लगातार नाचता हुआ नक्काशी का चाकू था। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें गहराई की तुलना में अधिक धैर्य और एकाग्रता की आवश्यकता होती थी। बल में जरा सी भी चूक, यहाँ तक कि 0.1 का विचलन भी संपूर्ण गठन संरचना के पतन का कारण बनेगा, जिससे पहले किए गए सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, जो उसके गालों पर टपक रही थीं, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। 5 घंटे बाद, जब अंतिम स्ट्रोक पूरा हो गया, अथर्व ने धीरे से एक धुंधली सांस छोड़ी, चाकू नीचे रख दिया और स्थिर खड़ा रहा। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली से धीरे धीरे माना कि एक हल्की सी धारा निकली,
जो पत्थर की दीवार में समा गई। भनभनाहट। पूरी पत्थर की दीवार पर सैकड़ों जटिल प्रतीक अचानक चमक उठे। वे एक दूसरे से जुड़ गए, सामंजस्य में चमकते हुए अंततः एक पूर्ण संरचना में विलीन हो गए। पत्थर की दीवार के सामने अचानक एक हल्के नीले रंग का ऊर्जा अवरोध प्रकट हुआ, जिससे एक हल्की सी चमक निकल रही थी। यह हो गया एक अत्यंत बुनियादी प्रथम श्रेणी की रक्षात्मक संरचना। उत्पन्न अवरोध 10वें रैंक से नीचे के किसी राक्षस के पूर्ण शक्ति वाले हमले का सामना करने के लिए पर्याप्त था। इसे महज एक साधारण रैंक 1 फॉर्मेशन समझकर कम मत आकिए। अधिकांश प्राथमिक फॉर्मेशन मास्टर्स के लिए रैंक 1 फॉर्मेशन को स्वतंत्र रूप से पूरा करने में कम से कम कई सप्ताह या यहां तक कि महीने भी लग सकते हैं। यह सब मौजूदा ब्लूप्रिंट के आधार पर किया जा रहा था। अथर्व जैसा कोई व्यक्ति जिसने पहली बार पायनियरिंग स्कूल में प्रवेश किया और पहले ही प्रयास में सफल हो गया, अगर यह बात फैल गई तो इससे जिया देश के पूरे फॉर्मेशन मास्टर गिल्ड में हलचल मच जाएगी। ठीक तभी डिंग, अथर्व के दिमाग में एक ठंडी सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज गूंज उठी। चुनौतीपूर्ण मिशन शुरू हुआ। क्वेस्ट का नाम ग्रैंडमास्टर का मार्ग। उद्देश्य 3 महीने के भीतर सफलतापूर्वक रैंक 6 फॉर्मेशन डिजाइन और तैयार करना। क्वेस्ट रिवॉर्ड प्रोफेशन और ड्रॉ अपॉर्चुनिटी X1। अथर्व के चेहरे की मुस्कान पल भर में जम गई। 3 महीने, रैंक 6 फॉर्मेशन। उसे सिरदर्द महसूस होने लगा। इस चुनौती भरे मिशन की कठिनाई उसके वर्तमान रैंक से थोड़ी अधिक प्रतीत हो रही थी। वर्तमान में विश्व में फॉर्मेशन मास्टर्स के रैंक के मूल्यांकन के लिए स्पष्ट मानक मौजूद हैं। जो लोग रैंक 1 फॉर्मेशन बना सकते हैं वे प्राथमिक स्तर के हैं। प्रशिक्षण मास्टर्स। जो लोग रैंक 2 और 3 की संरचना तैयार कर सकते हैं उन्हें मध्यवर्ती कहा जा सकता है। प्रशिक्षण मास्टर्स। जो रैंक 4 और 5 फॉर्मेशन को नियंत्रित कर सकते हैं वे उन्नत श्रेणी के हैं। प्रशिक्षण मास्टर्स। और 6ठे और 7वें रैंक की फॉर्मेशन केवल सच्चे ग्रैंड मास्टर ही कर सकते हैं। प्रशिक्षण मास्टर्स। जहां तक पौराणिक रैंक 8 दिव्य संरचनाओं का संबंध है, केवल वे ही लोग जिन्हें संरचना के पूजनीय के रूप में सम्मानित किया जाता है उनके रहस्यों की झलक पा सकते हैं। पूरी दुनिया को देखें तो प्रशिक्षण के आदरणीय कहलाने के योग्य 5 से अधिक व्यक्ति नहीं हैं। पूरे जिया देश में सतह पर केवल एक ही है। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन। अथर्व जो रचना करना चाहता था वह एक प्रकार की आध्यात्मिक संरचना से संबंधित थी। सबसे बुनियादी अंतरक्षेत्रीय टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन रैंक 4 फॉर्मेशन के दायरे में आते थे, जिसके लिए एडवांस्ड स्तर की आवश्यकता होती थी। प्रशिक्षण मास्टर। यह आर्विक सिंह के लिए पहले से ही एक बड़ी चुनौती थी, जो वर्तमान में केवल प्रथम रैंक पर थे। 3 महीने के भीतर रैंक 6 ग्रैंड मास्टर स्तर की फॉर्मेशन को डिजाइन और तैयार करना तो दूर की बात है। यह जानना जरूरी है कि कई प्रतिभाशाली प्रशिक्षण शिक्षक अपने पूरे जीवन में ग्रैंड मास्टर बनने की दहलीज तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। कम से कम 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 50 साल ये मानक थे, लेकिन सिस्टम ने उसे सिर्फ 3 महीने की सजा दी। रहने भी दो। अथर्व ने अपना सिर हिलाया। चुनौतियों से ही प्रेरणा मिलती है। अब फॉर्मेशन मास्टर की रैंक को बेहतर बनाने का एकमात्र तरीका लगातार फॉर्मेशन बनाना था। प्रत्येक सफल प्रयास के बदले में अनुभव अंक प्राप्त होंगे। रैंक जितनी ऊंची होगी, मानसिक ऊर्जा उतनी ही मजबूत होगी और फॉर्मेशन को तराशने की सफलता दर स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। अगले कुछ दिनों तक अथर्व ने आर्विक सिंह के स्मार्ट कोर एआई को सक्रिय किया। उसने इसे इस भूमिगत गुप्त कक्ष में रखा हुआ था, जहां वह दिन रात आकृतियां उकेरता रहता था।
निरंतर बिना रुके दोहराते रहना। दीवारों पर बनी आकृतियों को उकेरा और खुरचा गया, फिर खुरचा और दोबारा उकेरा गया। बहुमूल्य ताबीज वाले कागज और स्याही की छड़ें भी आश्चर्यजनक दर से खत्म हो गईं। जब सामग्री खत्म हो जाती थी तो वह जैस्मीन से और सामग्री खरीदने के लिए कहता था। आखिरकार अब उसे जिस चीज की सबसे कम कमी थी वह थी पैसा। पूर्वी सागर शहर में दिव्य शिल्पकार के रूप में ओएजी का नाम दूर दूर तक फैल गया और यहाँ तक कि आसपास के कई शहरों तक भी इसकी चर्चा होने लगी। असंख्य पेशेवर लोग चेक लहराते हुए प्रशंसापूर्वक आए और महान गुरु से केवल यही अनुरोध किया कि वे उनके लिए एक विशेष उपकरण तैयार कर दें। फिलहाल ओएजी के उपकरणों की बिक्री से हुई आय से ही इटर्नल नाइट गिल्ड ने करोड़ों की नकदी जमा कर ली थी। किसी देश जितना समृद्ध होना शायद अभी भी एक अतिशयोक्ति होगी, लेकिन किसी क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पर्याप्त धनी होना ही अपने आप में काफी था। इस नीरस अभ्यास में दिन-ब-दिन समय बीतता गया। 3 सप्ताह बाद भूमिगत गुप्त कक्ष के अंदर बस ऊर्जा में तीव्र उतार चढ़ाव के साथ पहले की तुलना में दर्जनों गुना अधिक जटिल एक आकृति धीरे धीरे जमीन पर जगमगा उठी। जमीन से एक मोटा और अधिक ठोस ऊर्जा अवरोध उत्पन्न हुआ। रैंक फॉर डिफेंसिव फॉर्मेशन जुआनवू की दीवार पूरी हो गई। इस समय आर्विक सिंह की रैंक भी सफलतापूर्वक बढ़कर AV-10 हो गई है। अंततः अथर्व के चेहरे पर उत्साह का भाव दिखाई दिया। आखिरकार मैं टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को तराशने की तैयारी शुरू कर सकता हूं। अथर्व की चेतना आर्विक सिंह के शरीर में समा गई। उसने अपनी आंखें खोलीं और भूमिगत गुप्त कक्ष में स्थित पत्थर की दीवार को देखा, जिस पर उसने 100 से अधिक बार नक्काशी की थी। इतने दिनों तक एकांत में की गई खेती के कारण मोली द्वारा खरीदी गई लाखों सामग्रियां लगभग समाप्त हो गई थीं। अब परिणाम देखने का समय आ गया था। अथर्व ने अपना हाथ उठाया और धीरे धीरे अपने शरीर में उमड़ती हुई माना ऊर्जा को दीवार पर बने जटिल फॉर्मेशन पैटर्न में प्रवाहित किया। AV-10 आर्विक सिंह का माना मूल्य अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था, लेकिन फिर भी जब उसने अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग किया तब भी उसे थकावट का एहसास हुआ। भनभनाहट। पूरी दीवार अचानक चमकदार पीले रंग की रोशनी से जगमगा उठी। प्रकाश के भीतर एक काले कछुए की मोटी और ठोस आकृति ने एक खामोश दहाड़ निकाली और संकरे गुप्त कमरे के भीतर कुंडली मारकर बैठ गई। एक अविनाशी और भारी आभा ने तुरंत पूरे स्थान को भर दिया। यह हो चुका है। लेवल फॉर डिफेंसिव फॉर्मेशन वॉल ऑफ द ब्लैक टोर्टोइस। यह रैंक 40 के राक्षस के पूरे हमले का सामना करने के लिए पर्याप्त था। अथर्व ने अपने सामने मौजूद उत्कृष्ट कृति को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसे यूं ही खुरच कर हटा देना बहुत ही व्यर्थ होगा। एक विचार के साथ ही उसने स्वर्गीय कारीगर की विशिष्ट कला को सक्रिय कर दिया। नियमों का पालन करना। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, दीवार पर बनी चमकती आकृति पल भर में प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गई, जो पत्थर की दीवार से अलग होकर आर्विक सिंह की हथेली में समाहित हो गई और एक छोटी सी मिट्टी के पीले रंग की ताबीज मुहर में बदल गई। अथर्व ने गुप्त कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला और सीधे गिल्ड मुख्यालय की पहली मंजिल की लॉबी में चला गया। वह भारी मिश्र धातु के दरवाजे तक गया और अपने हाथ में मौजूद ताबीज की मुहर को धीरे से दरवाजे पर दबा दिया। ताबीज की मुहर दरवाजे में समा गई और गायब हो गई। अगले ही पल एक अदृश्य ऊर्जा का उतार चढ़ाव पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इटर्नल नाइट गिल्ड को आखिरकार अपना खुद का गार्जियन फॉर्मेशन मिल गया। हालांकि इस विशाल संरचना को लंबे समय तक चालू रखने के लिए एक स्थिर ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता थी। ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत निःसंदेह जादुई क्रिस्टल थे।
जैसे ही अथर्व ने जादुई क्रिस्टल के बारे में सोचा, उसके दिमाग में अनायास ही रेडिएंट एलायंस की भूमिगत गुफा में जमा क्रिस्टल के पहाड़ों की छवि उभर आई। संयोगवश उन्हें टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को उकेरने के लिए जादुई क्रिस्टल की भी आवश्यकता थी। अथर्व के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान आ गई। अब कुछ वापस उधार लेने का समय था। उनकी चेतना तुरंत वापस लौट गई, अंतरिक्ष को पार किया और गुप्त लोक में आस्था पर अवतरित हो गई। लगभग 1 महीने की अथक मेहनत के बाद आस्था का रैंक पहले ही LV-28 तक पहुंच चुका था। स्टोरी और क्रिस भी LV-27 तक पहुंच गए थे। हालांकि विहान की रॉकेट जैसी गति जितनी तेज नहीं, फिर भी इस संसाधन समृद्ध गुप्त क्षेत्र में सुधार काफी महत्वपूर्ण था। उन्होंने शौर्य और कृष को झील में और गहराई तक आगे बढ़ने के निर्देश दिए। फिर उसने आस्था को जमीन से थोड़ी सी नम मिट्टी उठाने और उसे सावधानीपूर्वक अपने स्टोरेज रिंग में रखने के लिए प्रेरित किया। यह टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थानिक दांव मार्कर था। यह सब करने के बाद वह गोविंद के साथ अपने मंद आत्मिक संबंध पर भरोसा करते हुए उसी रास्ते से वापस लौटने लगा जिससे वह आया था। कुछ ही समय बाद परिचित भूतिया स्टोन फॉरेस्ट उसकी आंखों के सामने फिर से प्रकट हो गया। पत्थर के जंगल के भीतर अभी भी एक व्यस्त और दमनकारी दृश्य था। पर्यवेक्षकों की डांट के बावजूद पेशेवर लोग आते जाते समय अपनी जान जोखिम में डालकर पत्थर के खंभों पर चढ़ते थे और जादुई क्रिस्टल निकालते थे। अथर्व को आश्चर्य हुआ। इस समय गोविंद उन पसीने से तरबतर खनिकों में शामिल नहीं थे। उसने काली वर्दी पहन रखी थी, कमर पर एक मानक लंबी तलवार थी और वह एक ऊंची जगह पर खड़ा होकर काम पर लगे अन्य लोगों की निगरानी कर रहा था। उनके हाव भाव और मुद्रा से एक छोटे नेता की झलक मिलती थी। अथर्व ने आस्था को नियंत्रित किया। उसकी आकृति एक अगोचर छाया में बदल गई और वह चुपचाप गोविंद के चरणों में सरक गया। गोविंद! एक ऐसी आवाज जो केवल वही सुन सकता था, उसके दिल में गूंज उठी। गोविंद, जो अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर इधर-उधर टहल रहा था, अचानक रुक गया। उसका चेहरा भावहीन रहा, उसकी निगाहें चारों ओर घूमती रहीं, और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, वह धीरे धीरे एक सुनसान कोने की ओर चला गया। मालिक! उसने अपनी आवाज धीमी कर ली, उसके लहजे में थोड़ी उत्तेजना झलक रही थी। क्या वह तुम हो? अथर्व की चेतना ने परछाई के भीतर से पूछा। तुम्हारे पहनावे में क्या खास बात है? गोविंद मुस्कुराया, उसके चेहरे पर गर्व की झलक थी। मास्टर, इस बारे में बात भी मत कीजिए। झांग नाम के उस सुपरवाइजर को बेवकूफ बनाना काफी आसान है। कुछ समय पहले मैंने जानबूझकर उसके सामने थोड़ा दिखावा किया और उसके प्रति वफादार होने का नाटक किया, और उसने वास्तव में इस पर विश्वास कर लिया। तो उन्होंने मुझे सीधे स्क्वाड लीडर के पद पर पदोन्नत कर दिया और अब मैं 20 से अधिक लोगों का प्रभारी हूं। यह सुनकर अथर्व भी अवाक रह गया। अरे या वाह! कितना समय बीत चुका था और वह पहले से ही एक कार्यकर्ता बन चुका था। इस लड़के की प्रतिभा का भंडाफोड़ हुआ, अगर वह गुप्तचर काम में नहीं गया। यह देखकर कि अथर्व कुछ नहीं बोला, गोविंद ने सोचा कि उसका गुरु उसकी प्रशंसा कर रहा है, और उसके चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने अपनी आवाज फिर धीमी कर ली और रहस्यमय ढंग से बोलने लगा। गुरुजी, मैं आपको बता रहा हूं, इस गुप्त क्षेत्र में हाल ही में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। मैंने कई नए चेहरे देखे हैं और उनमें से हर एक में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा है। मेरा अनुमान है कि वे कम से कम 50वें रैंक के हैं। ओह! अथर्व ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या आपको उनके मूल के बारे में पता है? मुझे पता है, गोविंद ने तुरंत जवाब दिया। मैंने हेड झांग को नशे की हालत में इसका जिक्र करते हुए सुना था।
उन्होंने कहा कि वे सभी लोग शाही राजधानी के चौहान परिवार द्वारा भेजे गए विशेषज्ञ थे। इस बार तो ऐसा लगता है कि लियू परिवार के मुखिया का तीसरा बेटा भी स्वयं आया है। लियू परिवार? अथर्व की आंखों में थोड़ी और ठंडक आ गई। ऐसा प्रतीत होता था कि इस रहस्यमय क्षेत्र में वास्तव में कुछ असाधारण छिपा हुआ है। यहाँ तक कि सिंह परिवार के लिए भी स्थिति संभालना मुश्किल हो गया और उन्हें लियू परिवार के इस प्रभावशाली व्यक्ति को आमंत्रित करना पड़ा। गोविंद थोड़ी देर रुके, फिर बोले, ओह और मास्टर, उन्होंने हाल ही में अपने खोज क्षेत्र का विस्तार किया है। यदि आप और वे दोनों वयस्क अंदर ही लेवलिंग कर रहे हैं तो बहुत सावधान रहें कि वे आपको देख न लें। हम अथर्व ने उत्तर दिया, तुम यहीं रहो, सावधानी बरतो और उनके उद्देश्य की जांच करो। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द यह गुप्त क्षेत्र हमारा इलाका बन जाएगा। यह सुनकर गोविंद का मनोबल बढ़ गया और उसने तुरंत अपनी पीठ सीधी कर ली। जी हाँ स्वामी जी, मैं मिशन पूरा करने की गारंटी देता हूँ। तब अथर्व ने उसे 2000 राक्षसी ऊर्जा के धागे दिए ताकि वह नाजुक क्षणों में उसकी जान बचा सके। उसके बाद वह वहां और नहीं रुका। आस्था का इस्तेमाल करते हुए वह चुपचाप जादुई क्रिस्टल ले जा रही एक टीम में शामिल हो गया और गुप्त लोक से निकल गया। उस विशाल धूसर सफेद भंवर से गुजरते हुए वह एक बार फिर उस विशाल भूमिगत गुफा में लौट आया। आस्था की आकृति परछाइयों के बीच से गुजरती हुई कुशलतापूर्वक गुफा की गहराई में ढेर सारे जादुई क्रिस्टलों के छोटे पहाड़ तक पहुंच गई। अथर्व ने कुछ क्षण के लिए अंधेरे में छिपकर अवलोकन किया। पिछली बार की तुलना में जादुई क्रिस्टल की मात्रा लगभग 1/4 कम थी। उसका दिल दुख रहा था। ये सब उनकी भविष्य की संपत्तियां थीं। उसने समय बर्बाद करना बंद कर दिया। अंधेरे से एक पीला हाथ चुपचाप आगे बढ़ा। उसकी उंगली का सिरा फुटबॉल के आकार के एक जादुई क्रिस्टल को छू गया। क्रिस्टल छूने पर ठंडा महसूस हुआ और उसके भीतर एक आकाशगंगा प्रवाहित होती हुई प्रतीत हुई जो शुद्ध ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थी। अगले ही पल जादुई क्रिस्टल हवा में गायब हो गया और उसकी स्टोरेज रिंग में समा गया। अथर्व का हृदय आनंद से भर गया और उसने बिना रुके अपना कार्य जारी रखा। दूसरा, तीसरा, चौथा। अचेतन रूप से आस्था के भंडारण वलय के भीतर लगभग 100 जादुई क्रिस्टल शांतिपूर्वक पड़े थे। हालांकि उसके सामने मौजूद क्रिस्टलों का छोटा सा पहाड़ बिल्कुल अपरिवर्तित प्रतीत हो रहा था। अथर्व ने अनुमान लगाया कि यहाँ जादुई क्रिस्टलों की संख्या कम से कम 10,000 थी। यह संभवतः जियांगनिंग शहर के आधिकारिक अधिकारियों के वर्तमान मैजिक क्रिस्टल भंडार के बराबर हो सकता है। और यह तो बस हिम्बर्ग का एक छोटा सा हिस्सा था। इससे पता चलता है कि इस गुप्त क्षेत्र में संसाधन कितने प्रचुर मात्रा में थे। इन 100 जादुई क्रिस्टलों को लेने के बाद अथर्व ने अपनी गतिविधियां रोक दीं। हर चीज के लिए सतत विकास की आवश्यकता थी। अगर वह 100 ले भी ले तो रेडिएंट एलायंस को शायद पता भी न चले। लेकिन अगर उसने एक साथ बहुत ज्यादा ले लिया, वे सतर्क हो जाएंगे। अगर उन्हें इस भूमिगत गुफा में कोई बाहरी व्यक्ति मिल जाए तो यह कोई छोटी बात नहीं होगी। यह सब पूरा करने के बाद अथर्व ने आस्था को नियंत्रित करते हुए उसे छायाओं के बीच से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया ताकि वह कुसुम और अन्य लोगों द्वारा खोदे गए मार्ग को ढूंढ सके और उसी रास्ते से वापस लौट सके जिससे वह आया था। तभी अथर्व रुक गया। दूर खड़ी भीड़ में उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव दिखाई दिए। हालांकि उस व्यक्ति ने जानबूझकर अपना वेश बदला हुआ था, लेकिन अथर्व ने उसे एक नजर में ही पहचान लिया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राणा थे, जो सेना के मुख्य परीक्षक थे और जिन्होंने जियांगनिंग शहर में प्रांतीय परीक्षा के दौरान विहान से पूछताछ की थी।
इस समय राणा ने साधारण कपड़े पहने हुए थे, उसका चेहरा धूल से सना हुआ था और उसने एक अव्यवस्थित दाढ़ी बढ़ा रखी थी। वह खनन किए गए जादुई क्रिस्टलों का ढेर लेकर एक टीम के पीछे चल रहा था और बड़ी मुश्किल से गुफा की गहराई से बाहर निकल रहा था। उनमें किसी सैन्य जनरल के गरिमामय व्यवहार का कोई अंश नहीं था। राणा भी यहाँ क्यों है? अथर्व की चेतना ने अंधेरे में से एक धीमी सी आह भरी, फिर उसे एहसास हुआ। जियांगनिंग शहर की सेना ने सिंह परिवार की असामान्य गतिविधियों पर स्पष्ट रूप से ध्यान दिया था। उन्होंने सिंह परिवार के खिलाफ पहले ही एक गुप्त जांच शुरू कर दी थी। हालांकि राणा आखिरकार डोंगिंग प्रांत की सेना में एक प्रमुख व्यक्ति थे, क्या उनके लिए व्यक्तिगत रूप से खतरे में पड़ना कुछ ज्यादा ही गैरजिम्मेदाराना नहीं था? अथर्व को स्वाभाविक रूप से यह नहीं पता था कि राणा का आना उसकी अपनी मर्जी नहीं थी, बल्कि उसने पहले रेडिएंट एलायंस में घुसपैठ करने के लिए जिन लोगों को भेजा था, वे सभी लापता हो गए थे। उसने चाहे जो भी तरीका अपनाया हो, वह उनसे संपर्क नहीं कर सका। अत्यंत हताशा में इस महत्वपूर्ण व्यक्ति को स्वयं उपस्थित होने के लिए विवश होना पड़ा। अथर्व के मन में विचारों की बाढ़ आ गई। चूंकि राणा यहाँ मौजूद था, इसका मतलब था कि सेना निश्चित रूप से इस गुप्त क्षेत्र के संबंध में कार्रवाई करेगी। यह केवल समय की बात थी। अब तो वाकई देखने लायक एक शानदार शो था। सिंह परिवार, लियू परिवार और साथ ही सेना, तीन शक्तियां आपस में उलझी हुई हैं। हालांकि राणा को इस समय सिंह परिवार और लियू परिवार के रहस्यों का पता चल चुका था। यहां से खुफिया जानकारी भेजना आसान नहीं होगा। यह 1000 मीटर गहरी भूमिगत जगह थी। इसके अलावा रेडिएंट एलायंस द्वारा इस पर कड़ा नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था थी। यहां तक कि राणा के लिए भी इससे बच निकलना शायद बहुत मुश्किल होगा। इस तरह से देखने पर शायद अब केवल वही राणा को इस विकट परिस्थिति से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। यह सोचकर अथर्व मुस्कुरा उठा। यहां से सेना को जानकारी देना असंभव नहीं था, लेकिन अभी नहीं। इस गुप्त क्षेत्र का महत्व असाधारण था। एक बार सेना के हस्तक्षेप के बाद सिंह परिवार और लियू परिवार को निश्चित रूप से भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन वह इस रहस्यमय क्षेत्र की खोज जारी रखने में भी सक्षम नहीं होगा। यह इटर्नल नाइट गिल्ड और उसके क्लोन के लिए तेजी से विकास करने का एक बेहतरीन अवसर था। वह इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता था। तो फिलहाल भगवान राणा को थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। संभवतः इस सैन्य नेता की ताकत को देखते हुए यदि वह अच्छी तरह से छिपा रहता है तो उसकी मृत्यु आसानी से नहीं होनी चाहिए। यह बात समझ आने पर अथर्व वहां और नहीं रुका। आस्था के शरीर को नियंत्रित करते हुए जैसे पानी में स्याही की एक बूंद घुल जाती है, वह चुपचाप उसी रास्ते से लौट गया जिससे वह आया था। पलक झपकते ही वह इटर्नल नाइट गिल्ड के मुख्यालय लौट आया। उसने विभिन्न रंगों से जगमगाते 100 जादुई क्रिस्टल और गुप्त लोक से लाई गई नम मिट्टी की एक मुट्ठी आर्विक सिंह के सामने रख दी। इसके बाद स्थानिक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाने का काम आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। अथर्व की चेतना वापस लौट आई और वह आर्विक सिंह के शरीर में समाहित हो गया। स्थानिक टेलीपोर्टेशन संरचना को डिजाइन करना बहुत जटिल प्रतीत होता था। असल में यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। आर्विक सिंह गुप्त कमरे के बीच में पालथी मारकर बैठा था। उसके सामने कई दुर्लभ सामग्रियां रखी हुई थीं। उन्होंने तुरंत बोलना शुरू नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके मन में स्थानिक संरचनाओं से संबंधित अनगिनत प्रतीक और संरचनाएं तेजी से विकसित होने, संयोजित होने और आपस में टकराने लगीं। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक प्रकार के स्पिरिट फॉर्मेशन से संबंधित थे। उनकी जटिलता,
उनके द्वारा पहले अभ्यास किए गए लेवल 4 डिफेंसिव फॉर्मेशन की तुलना में कहीं अधिक थी। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं, जो साफ और चमकदार थीं। उसने हाथ बढ़ाकर मुट्ठी के आकार का एक जादुई क्रिस्टल उठाया और उसे ओब्सीडियन से बने एक उखली में रख दिया। टकराना। उसने मूसल उठाया और उसे जोर से नीचे पटका। इसके जवाब में मैजिक क्रिस्टल चटक गया और उससे एक तीखी आवाज निकली। उसने उस पर दर्जनों बार प्रहार किया जब तक कि कठोर जादुई क्रिस्टल पूरी तरह से पीसकर एक महीन तारों की तरह झिलमिलाता हुआ पाउडर नहीं बन गया। इसके बाद दूसरा आया, फिर तीसरा। उसने विभिन्न स्थानिक तत्वों से युक्त प्रत्येक पदार्थ को पीसकर चूर्ण बना दिया। बैंगनी रंग की वॉइड वाइन्स, चांदी के रंग की स्टारडस्ट, काले रंग की बाउंड्री स्टोन्स। प्रत्येक सामग्री अत्यंत मूल्यवान थी। कुछ ही देर में उसके सामने विभिन्न रंगों के पाउडर से भरे हुए 1 दर्जन जेड के कटोरे रखे हुए थे। अगला चरण मिश्रण करना था। उन्होंने एक क्रिस्टल का कटोरा लिया और एक उत्तम चांदी के चम्मच से अलग अलग जेड के कटोरे से सावधानी पूर्वक एक निश्चित मात्रा में पाउडर निकाला। 1 चम्मच चमकीला बैंगनी पाउडर, 2 चम्मच गहरा काला रंग, बिल्कुल रात के आकाश जैसा, आधा चम्मच मुलायम चांदी जैसी चमक वाली रेत। उसने इन पाउडर को क्रिस्टल के कटोरे में डाला और उसे धीरे से हिलाया। तीव्र स्थानिक ऊर्जा से भरे हुए पाउडर कटोरे में इधर-उधर लुढ़क रहे थे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे और हल्की झंझनाहट की आवाजें निकाल रहे थे, मानो वे किसी भी क्षण फट सकते हों। आर्विक सिंह के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और वह अस्पष्ट मंत्रों का जाप करने लगा। उसने धीरे से क्रिस्टल के कटोरे में जादुई शक्ति की एक बूंद डाली। उनके मार्गदर्शन में अस्थिर पाउडर अंततः धीरे धीरे शांत हो गए, अनिच्छा से एक साथ मिलकर एक चिपचिपा पेस्ट बन गए जो तारों भरी रात में बहती नदी की तरह लग रहा था। यह सब पूरा करने के बाद आर्विक सिंह के माथे पर पसीने की बारीक बूंदें दिखाई देने लगी थीं। अथर्व ने उसे नियंत्रित करते हुए एक नक्काशीदार चाकू उठाया और उसे तारों भरी नदी जैसी दिखने वाली गाढ़ी मिट्टी में हल्के से डुबोया। उसने एक गहरी सांस ली। वह नीचे झुका और ठंडी, कठोर जमीन पर पहली आकृति उकेरने लगा। चाकू की नोक जमीन पर फिसलती हुई एक हल्की, झिलमिलाती चांदी की रेखा छोड़ गई। अथर्व की हरकतें सहज और बिना किसी हिचकिचाहट के थीं। हालांकि जैसे ही वह मूल प्रतीकों का पहला सेट पूरा करने वाला था, पफ! एक धीमी सी आवाज। पहले से बनी हुई चांदी की रेखा आंतरिक ऊर्जा को सहन करने में असमर्थ प्रतीत हुई और अचानक टूट गई। चाकू की नोक के नीचे मौजूद पेस्ट से हरे रंग का हल्का धुआं निकला, जो तुरंत वाष्पित हो गया। यह असफल हो गया। अथर्व की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने जमीन पर टूटे हुए फॉर्मेशन पैटर्न को देखा, फिर उस क्रिस्टल के कटोरे को देखा जिसमें लाखों की कीमत की सामग्रियां थीं। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। वह हतोत्साहित नहीं हुआ, वह बस एक तरफ चला गया, पालथी मारकर बैठ गया और अपनी खर्च हो चुकी जादुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने लगा। साथ ही मन अभी-अभी घटी घटना के हर विवरण को दोहराता रहा। 1 घंटे बाद वह फिर से खड़ा हो गया। इस बार वह और भी ज्यादा एकाग्रचित्त था। हालांकि परिणाम वही रहा। 7वें रून नोड की नक्काशी करते समय गठन पैटर्न फिर से ढह गया। द थर्ड टाइम, चौथी बार। 2 दिन बाद गुप्त कमरे के कोने में पहले से ही जले हुए पदार्थों के अवशेष जमा थे। जमीन पर असफलताओं के कारण बने विभिन्न जले हुए निशान भी बिखरे हुए थे। उसके द्वारा पहले ही 100 जादुई क्रिस्टलों में से 13 का उपभोग किया जा चुका था। ग्रेट जिया मुद्रा में परिवर्तित होने पर यह एक बहुत बड़ी राशि थी जो किसी भी छोटे गिल्ड को दिवालिया करने में सक्षम थी। इस समय अथर्व की आंखें और भी अधिक चमक रही थीं।
उन्होंने एक बार फिर से नई तैयार की गई सामग्रियों का उपयोग किया। वह नीचे झुक गया और फिर नक्काशी शुरू कर दी। इस बार उसकी हरकतें पहले की तुलना में काफी धीमी थीं, लेकिन अधिक स्थिर भी थीं। हर स्ट्रोक, हर लाइन में एक अनोखी लय समाहित थी। ऐसा लग रहा था मानो इस क्षण समय थम गया हो। गुप्त कमरे में जमीन पर चाकू के रगड़ने की केवल चुपचाप की आवाज ही सुनाई दे रही थी। कौन जाने कितना समय बीत गया। जब आखिरी स्ट्रोक पड़ा, अंत में 5 मीटर से अधिक व्यास वाली और हजारों जटिल प्रतीकों से बनी एक गोलाकार आकृति पूरी तरह से जमीन पर प्रकट हुई। आर्विक सिंह ने धीरे धीरे अपना शरीर सीधा किया और एक लंबी धुंधली सांस छोड़ी। उसने अपना हाथ उठाया और अपने शरीर में बची हुई जादुई शक्ति का अंतिम अंश फॉर्मेशन के केंद्र में समाहित कर दिया। भनभनाहट। जमीन पर जटिल आकृति अचानक जगमगा उठी। जागृत आत्मा सर्पों की तरह चांदी की रेखाएं फॉर्मेशन पैटर्न के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ी। अंततः सारा प्रकाश एक ही बिंदु पर केंद्रित हो गया। असंख्य तारों की रोशनी से बना एक कोमल टेलीपोर्टेशन गेट धीरे धीरे गुप्त कमरे के केंद्र में खुल गया। यह हो गया। अथर्व के चेहरे पर खुशी के भाव झलक रहे थे। पिछले कुछ दिनों ने उन्हें सचमुच थका दिया था। उस स्मार्ट कोर एआई में आत्मा नहीं थी, वह होस्ट की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य कर सकती थी। अथर्व द्वारा डिजाइन किए गए फॉर्मेशन को स्मार्ट कोर एआई द्वारा हूबहू दोहराया जा सकता है। हालांकि स्मार्ट कोर एआई अपने दम पर पूरी तरह से नए फॉर्मेशन डिजाइन नहीं कर सका। इसलिए इससे पहले की सभी गठन योजनाएं अथर्व के स्वयं के प्रयासों पर निर्भर थीं। सौभाग्यवश उनकी लगन रंग लाई और अंततः उन्हें कुछ परिणाम प्राप्त हुए। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का निर्माण हो चुका था, लेकिन फिलहाल यह आधा ही पूरा हुआ था। अथर्व ने आर्विक सिंह को नियंत्रित किया और जमीन पर मौजूद टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के पैटर्न पर एक कौशल को सक्रिय किया। परंपरा का पालन करे। जमीन पर बनी आकृति एक हल्के निशान में तब्दील हो गई और उसकी हथेली में समा गई। वह तारों की रोशनी से बने टेलीपोर्टेशन गेट में प्रवेश कर गया। अंतरिक्ष मुड़ गया। प्रकाश और छाया में बदलाव आया। अगले ही क्षण आर्विक सिंह की आकृति इटर्नल नाइट गिल्ड के गुप्त कक्ष से निकलकर एबिस ऑफ मिस्ट में आ पहुंची। उसके पैरों के नीचे नम मिट्टी थी। हवा में घनी धुंध विदेशी जीवों की दुर्गंध के साथ घुल मिल गई थी। फिलहाल टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन अभी भी एक तरफा था। वे गुप्त कमरे से कोहरे की खाई में टेलीपोर्ट कर सकते थे, लेकिन वे कोहरे की खाई से वापस गुप्त कमरे में टेलीपोर्ट नहीं कर सकते थे। यहां एक और टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का निर्माण करना पड़ा। शौर्य और कृष की आकृतियां घने कोहरे से निकलीं और उसके बाएं और दाएं ओर से उसकी रक्षा करने लगीं। अथर्व ने आर्विक सिंह को नियंत्रित किया और काफी देर तक आसपास के इलाके की तलाशी ली। अंततः विशाल चट्टानों से घिरी एक एकांत पहाड़ी घाटी में उन्हें एक उत्कृष्ट स्थान मिल गया। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और प्रतिकृति बनाई गई फॉर्मेशन लाइट की छाप को जमीन पर दबा दिया। प्रकाश की छाप धरती में विलीन हो गई। अगले ही पल हजारों जटिल आकृतियां तेजी से जमीन पर फैल गईं। धुंध की खाई में एक बिल्कुल नया टेलीपोर्टेशन गेट धीरे धीरे खुल गया। एक विचार के साथ ही अथर्व ने महसूस किया कि दोनों टेलीपोर्टेशन गेट्स के बीच एक अदृश्य संबंध स्थापित हो गया है। इस समय तक रसातल के गुप्त क्षेत्र तक जाने वाला टेलीपोर्टेशन चैनल पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था। दोपहर को इटर्नल नाइट गिल्ड मुख्यालय, पहली मंजिल का हॉल। 300 आकृतियां सुव्यवस्थित संरचना में खड़ी थीं, बिल्कुल शांत। 2 महीने के विकास के बाद इटर्नल नाइट गिल्ड के सदस्यों की संख्या शुरुआत में 30 से भी कम से बढ़कर वर्तमान में 300 हो गई है।
हालांकि इसकी तुलना हजारों सदस्यों वाले बड़े गिल्ड से नहीं की जा सकती थी, फिर भी इसकी उपस्थिति काफी महत्वपूर्ण थी। संख्या में कम होने के बावजूद उन्होंने ईस्ट सी सिटी की भूमिगत दुनिया में पहले ही एक मजबूत प्रतिष्ठा स्थापित कर ली थी। विशेषकर हाल ही में जैसे जैसे आस्था का पद बढ़ता गया, वैसे वैसे इन दानव दासों द्वारा साझा किए जा सकने वाले गुण भी बढ़ने लगे। डी रैंक के पेशेवर की ताकत उसी रैंक के अन्य लोगों की तुलना में बी रैंक के पेशेवर की तुलना में कहीं अधिक दुर्जेय थी। विशेषकर रात के समय वे अत्यंत शक्तिशाली होते थे। कई कठिन लड़ाइयों के बाद उन कुछ शीर्ष स्तरीय बड़े गिल्डों को छोड़कर शायद ही कोई अब आसानी से इटर्नल नाइट को चुनौती देने की हिम्मत करता था। इस समय मॉली हॉल के बीचों बीच स्थित ऊंचे चबूतरे पर खड़ी थी। उसने एक आकर्षक काली पोशाक पहनी थी, उसके लंबे बाल ऊंची पोनीटेल में बंधे थे और उसके थोड़े युवा चेहरे पर एक ऐसा अधिकार झलक रहा था जो उसकी उम्र को झुठला रहा था। उसकी निगाहें नीचे खड़े 300 गंभीर चेहरों पर घूम गईं। सभी लोग ध्यान से सुने। उसकी आवाज स्पष्ट थी, फिर भी उसमें एक निर्विवाद शक्ति थी जो विशाल हॉल में गूंज रही थी। आज गुरु हमारे लिए एक नया परीक्षा स्थल खोलेंगे। प्रवेश करने पर सभी को बिना शर्त आदेशों का पालन करना होगा और उन्हें अपनी मर्जी से कार्य करने की अनुमति नहीं है। याद रखो, मेरे शब्द गुरु के शब्द हैं। क्या आपको कोई आपत्ति है? नहीं। 300 लोग एक साथ जोर से चिल्लाए, जिससे ध्वनि तरंग इतनी तेज हो गई कि छत लगभग फट गई। उनकी आवाजों में जरा भी संकोच नहीं था, केवल कट्टरता और पूर्ण आज्ञाकारिता थी। मोली ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बहुत अच्छा। अब टीमों में बंटकर क्रम से तहखाने में जाएं। उसके आदेश पर 10 लोगों की पहली टीम तुरंत आगे बढ़ी। उनके कदम पूरी तरह से समन्वित थे और वे भूमिगत गुप्त कमरे के प्रवेश द्वार की ओर चलने लगे। वे गहरे मार्ग से गुजरे और जगमगाते तारों की रोशनी से जगमगाते टेलीपोर्टेशन गेट के सामने पहुंचे। सभी की आंखों में जिज्ञासा और उत्साह झलक रहा था, फिर भी किसी ने एक दूसरे से फुसफुसाकर कुछ नहीं कहा। वे एक एक करके टेलीपोर्टेशन गेट में दाखिल हुए और उनकी आकृतियां पल भर में गायब हो गईं। एक के बाद एक बैच 10 मिनट से भी कम समय में गिल्ड के सभी 300 सदस्यों को कोहरे की खाई में टेलीपोर्ट कर दिया गया था। टेलीपोर्टेशन गेट से बाहर निकलते ही ठंडी नम हवा ने उन्हें घेर लिया। सभी ने अवचेतन रूप से अपने आसपास के वातावरण का जायजा लिया। घने कोहरे ने आसमान को ढक लिया था और दूर से कभी कभार जानवरों की दिल दहला देने वाली दहाड़े सुनाई दे रही थीं। यह जगह कहाँ है? इतनी भरपूर ऊर्जा है कि मुझे लगता है मेरी सांसें बहुत सहज हो गई हैं। चुप रहो, बात मत करो। फुसफुसाहट शुरू ही हुई थी कि टीम लीडर ने धीरे से उन्हें शांत करा दिया। तभी उन्होंने उसे देखा। टेलीपोर्टेशन गेट से कुछ ही दूरी पर एक विशाल चट्टान पर एक आकृति चुपचाप खड़ी थी। उस व्यक्ति ने बहता हुआ सफेद वस्त्र पहन रखा था, उसके हाथ में पंखों का पंखा था, उसका चेहरा जेड की तरह कठोर था और उसकी आंखें चमकीले तारों जैसी थीं। वह किसी चित्रकारी से निकले निर्वासित अमर व्यक्ति की तरह प्रतीत होता था। जिस क्षण वह प्रकट हुआ, इटर्नल नाइट के वे सभी सदस्य जिन्होंने अभी अभी इस अजीबोगरीब भूमि पर कदम रखा था, उनकी जिज्ञासा और तनाव तुरंत गायब हो गए। इसके स्थान पर उनके भीतर आत्मा की गहराई से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा और कट्टरता थी। किसी आदेश की आवश्यकता नहीं थी। लगभग एक ही समय में 300 लोग एक घुटने पर बैठ गए। उनकी गतिविधियां उतनी ही सटीक थीं जितनी कि 1000 बार प्रशिक्षित सेना की होती हैं। प्रभु को नमस्कार। पर्वत की घाटी में गूंजती हुई तेज आवाज ने दूर जंगल में पक्षियों के झुंड को चौंका दिया।
आर्विक सिंह को नियंत्रित करते हुए अथर्व ने धीरे से खुद को पंखा किया। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। आप सभी खड़े हो जाएं। हाँ मास्टर। 300 लोग एक साथ खड़े हो गए। उनकी आकृतियां भाले की तरह सीधी और लंबी थीं, निरीक्षण की प्रतीक्षा कर रही थीं। आज से यह जगह आपके लिए एक नया समता का मैदान होगी। अथर्व की आवाज तेज नहीं थी, फिर भी वह स्पष्ट रूप से सभी के कानों तक पहुंच गई। इस रहस्यमय क्षेत्र में मौजूद अनोखे जीव उन सभी जीवों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं जिनका सामना आपने पहले किया है। सहयोग और उपचार कक्षाएं, हर समय बचाव के लिए तैयार रहें। उसने अपना पंखा उठाया और दूर धुंध से ढकी झील की ओर इशारा किया। आपका वर्तमान मिशन झील के किनारे किनारे बाहर की ओर रास्ता साफ करना है। याद रखें, लापरवाही न करें। टैंक क्लास को पहले ध्यान आकर्षित करने दें और धीरे धीरे आगे बढ़े। समझा? एक और एकजुट गर्जना। अगले ही पल 300 लोगों की यह टीम एक सटीक रूप से तैयार मशीन की तरह तेजी से आगे बढ़ी। सबसे आगे 20 भारी कवचधारी योद्धा बड़ी ढालों के साथ एक लोहे की रक्षा पंक्ति बनाते हुए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहे थे। उनके ठीक पीछे हत्यारे और रेंजर थे, जो चुपके से टीम के दोनों ओर घूम रहे थे और टोही और सतर्कता के लिए जिम्मेदार थे। सेना की संरचना के केंद्र में जादूगरों और तीरंदाजों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया था। उपचारकों की लाठियां पहले से ही कोमल प्रकाश से जगमगा रही थीं, जो किसी भी क्षण सहायता प्रदान करने के लिए तैयार थीं। काम का बंटवारा स्पष्ट था और उनका समन्वय निर्बाध था। यह टीम अब अव्यवस्थित भीड़ नहीं थी। इसके विपरीत यह एक युद्ध में निपुण सेना थी जो वास्तव में समन्वित युद्ध को समझती थी। शौर्य और कृष्ण भी निष्क्रिय नहीं थे। वे मुख्य सेना के पीछे पीछे चल रहे थे, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर इन नए आए नवप्रवेशियों को सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। जब वे धीरे धीरे गुप्त क्षेत्र में मौजूद विचित्र जीवों की ताकत के अनुकूल हो गए, तभी अथर्व ने उन्हें अलग अलग होकर अपनी अपनी टीमें बनाने और स्तर बढ़ाने की अनुमति दी। यह सब पूरा करने के बाद अथर्व ने अपनी चेतना को अपने मुख्य शरीर में वापस लौटा दिया। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसे चक्कर आ रहे थे। उसे यकीन नहीं था कि यह हाल ही में अत्यधिक काम करने के कारण था या फिर वह शापित शक्ति फिर से अपना असर दिखा रही थी। वह बस अपनी आंखें बंद करके चैन की नींद सोना चाहता था। हालांकि सोने से पहले एक और काम करना बाकी था। एक विचार के साथ कमरे के अंधेरे से एक दुबली पतली आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। यह आस्था थी। अथर्व ने अपने स्टोरेज रिंग से गहरे काले रंग का डेविल ड्रैगन अंडा निकाला। आस्था हाल ही में गुप्त लोक में गई थी और बाहर नहीं आई थी, जिसके कारण यह छोटा सा जीव बुरी तरह भूखा रह गया था। उन कुछ दिनों से यह स्टोरेज रिंग में कर्कश आवाज कर रहा था, जिससे अथर्व चिढ़ रहा था। अब जब आस्था वापस आ गई थी, तो इस छोटे से जीव को आखिरकार भरपेट भोजन मिल सका। अथर्व के आदेश पर आस्था ने अपनी पीली उंगली बढ़ाकर अंडे के छिलके को छुआ। शुद्ध राक्षसी ऊर्जा एक धारा की तरह लगातार ड्रैगन अंडे में प्रवाहित होती रहती है। अंडे के अंदर मौजूद नन्हा शैतानी अजगर तुरंत ही उत्साह से आऊ की आवाजें निकालने लगा और अंडे के छिलके में खुशी से लोटपोट होने लगा। इस बार तो वह सचमुच भूख से मर रहा था। राक्षसी ऊर्जा की 1000 धाराएं एक पल में अवशोषित हो गईं। ऐसा लग रहा था कि उसे अभी और चाहिए। एक और 1000 धाराएं, 2000 धाराएं। राक्षसी ऊर्जा की पूरी 5000 धाराओं को अवशोषित करने के बाद लालची खिंचाव अंततः धीरे धीरे बंद हो गया। अथर्व ने पहले सोचा था कि एक बार जब यह छोटा सा जीव भर जाएगा, तो यह हमेशा की तरह गहरी नींद में सो जाएगा।
हालांकि इस बार बिस्तर पर चुपचाप पड़ा हुआ काला शैतान ड्रैगन अंडा धीरे धीरे हिलने लगा। तुरंत बाद दरार शांत शयन कक्ष में एक हल्की कुरकुरी चटकने की आवाज गूंजी। काले ड्रैगन अंडे के ऊपरी हिस्से पर एक स्पष्ट दरार दिखाई दी। दरार। अथर्व अचानक अपने बिस्तर से उठ बैठा। वह अपनी आंखें फाड़कर बिना पलक झपकाए बेडसाइड टेबल पर रखे दानव ड्रैगन के अंडे को घूर रहा था, जो धीरे धीरे हिल रहा था। वास्तव में उसने इसके ऊपरी हिस्से पर बारीक दरारें उभरती हुई देखीं। मेरे पुराने दोस्त, अगर तुम ऐसा करते रहे तो मुझे अब नींद नहीं आएगी। अथर्व का दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। क्या यह नन्हा सा जीव आखिरकार बाहर आ रहा है? क्रैक क्रैक। अंडे के चिकने छिलके पर मकड़ी के जाले की तरह बारीक दरारें तेजी से फैल गईं। एक धुंधली घोर काली राक्षसी ऊर्जा चुपचाप दरारों से रिस रही थी। पूरा ड्रैगन अंडा और भी अधिक हिंसक रूप से हिलने लगा। अंत में टकराना। नाखून के आकार का अंडे के छिलके का एक टुकड़ा अंदर से धक्का देकर खोला गया और वह बिस्तर के पास रखी मेज पर गिर गया। एक गीला काला छोटा सा सिर, जो बारीक शल्कों से ढका हुआ था, सावधानीपूर्वक छेद से बाहर निकला। उसके सिर पर नवजात अंकुरों की तरह दो छोटे ड्रैगन सींग थे, जो अभी भी कोमल दिख रहे थे। नवजात बछड़े की जिज्ञासा से भरी हुई गहरे सुनहरे रंग की ऊर्ध्वाधर पुतलियों की एक जोड़ी चारों ओर घूम रही थी और उस दुनिया का अवलोकन कर रही थी जो उसके लिए पूरी तरह से नई थी। जब उसकी नजर अंततः बिस्तर के पास खड़ी उस बेजान आकृति पर पड़ी, यह रुक गया। तुरंत ही गहरी सुनहरी आंखों से एक अविश्वसनीय रूप से आनंदमय प्रकाश फूट पड़ा। आओ! एक हंसमुख बचकानी सी चीख गूंज उठी। उसने संघर्ष किया और अंडे के छिलके को और अधिक तोड़ने के लिए अपने सिर का इस्तेमाल किया। कुछ ही देर में उसका पूरा ऊपरी शरीर अंडे के छिलके से बाहर निकल आया। उसने अपना सिर हिलाया और अनाड़ीपन से बिस्तर के पास वाली मेज से नीचे कूद गया। इसके पीछे मौजूद मांसल पंखों का जोड़ा, जो अभी पूरी तरह से नहीं खुला था, 2 बार फड़फड़ाया लेकिन उड़ने में नाकाम रहा। इसके बजाय यह लड़खड़ाया और लगभग गिर ही गया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। 4 मजबूत छोटे छोटे पैर लड़खड़ाते हुए लेकिन असाधारण रूप से दृढ़ निश्चय के साथ आस्था की ओर दौड़े। अंततः वह आस्था की बाहों में समा गया। उसका छोटा सा सिर उसके सीने से अंतरंगतापूर्वक और जोर से रगड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चिपकू बिल्ली का बच्चा हो। अथर्व ने तुरंत अपनी चेतना आस्था के शरीर में स्थानांतरित कर ली। उसके हाथों से अचानक एक भारी गर्म अनुभूति उत्पन्न हुई। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और उस छोटे से जीव को देखने लगा जो उसकी छाती से लिपटा हुआ था। वह घोर अंधेरा था और प्रकाश में उसकी परतें हल्की चमक बिखेर रही थीं। उसके पीठ पर मांसल पंखों की एक जोड़ी कसकर मुड़ी हुई थी और एक लंबी पूंछ उसके पीछे बेचैनी से हिल रही थी। इसका आकार एक वयस्क हस्की कुत्ते के समान था। अगाध दानव ड्रैगन LV1 नरक स्तर का बॉस। HP 2.5 लाख बटा 25000। अथर्व ने उस बेहद खूबसूरत पैनल को देखकर अवाक रह गया। नरक स्तर का बॉस। यह वास्तव में नरक स्तर का बॉस था। अथर्व को स्वर्ग को चुनौती देने वाली घटना की याद आ गई। साइमन सिटी के काल कोठरी में अगाध दानव कैटफिश। उनमें से केवल एक के पास ही एक शहर को नष्ट करने की शक्ति थी और अब वह खुद भी एक का मालिक बन गया। हालांकि वह सिर्फ एक शावक था, लेकिन यह केवल रैंक 1 का था और इसकी HP पहले से ही 250,000 जितनी अधिक थी। यह तो सरासर शर्मनाक था। अथर्व ने हाथ बढ़ाकर उस छोटे से जीव के सिर को स्नेहपूर्वक सहलाया।
उसकी हथेली ठंडी और सख्त महसूस हो रही थी। चूंकि तुम इतने काले हो, इसलिए अब से मैं तुम्हें लिटिल ब्लैक कहकर बुलाऊंगा। आओ। नन्हे दानव अजगर ने अपना सिर उठाया, मानो उसकी बात समझ गया हो, और खुशी से एक और चीख निकाली। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और आस्था के हाथ को चाटा। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी खुरदुरे सैंडपेपर से रगड़ा जा रहा हो। अथर्व मुस्कुराया। तो सवाल यह था, भविष्य में लिटिल ब्लैक किस तरह से आगे बढ़ेगा? यह स्वयं में एक दुर्लभ जीव था, इसलिए अन्य दुर्लभ जीवों को मारने से शायद अनुभव अंक प्राप्त नहीं होते। अथर्व ने अपना फोन निकाला और तुरंत आंतरिक फोरम पर पेशेवरों की खोज शुरू कर दी। जल्द ही उन्हें जवाब मिल गया। अपने पालतू कुत्ते को तेजी से बड़ा करने का सबसे प्रभावी तरीका उसे भोजन कराना था। स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने या जादुई क्रिस्टलों का उपयोग करना, जिनमें अपार मात्रा में ऊर्जा समाहित थी। फोरम पर एक पोस्ट थी जिस पर बहुत क्लिक हुए थे, जिसमें विशेष रूप से फ्री फेडरेशन के एसएस रैंक ड्रैगन नाइट के दैनिक खर्चों का विश्लेषण किया गया था। जेम्स नामक उस शक्तिशाली व्यक्ति ने अपने वयस्क होली लाइट ड्रैगन को पालने के लिए प्रतिदिन लाखों ग्रेट जिया मुद्रा केवल जादुई क्रिस्टल पर ही खर्च की। कहा जाता है कि फेडरल बैंक में उनका कर्ज पहले ही 100 मिलियन से अधिक हो चुका था। अथर्व के होंठ अनियंत्रित रूप से फड़कने लगे। अब वह अच्छी तरह समझ सकता था कि सूरज चौहान नाम के उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा था कि ड्रैगन पालना बहुत महंगा काम है। यह सिर्फ महंगा ही नहीं था, यह तो सरासर पैसे की बर्बादी थी। हालांकि जादुई क्रिस्टल, कुछ अन्य लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन अथर्व के लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं लग रही थी। उसके मन में रेडिएंट एलायंस की भूमिगत गुफा में जमा अनगिनत जादुई क्रिस्टलों का छोटा पहाड़ फिर से प्रकट हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसे जल्दी करनी होगी। उसे सेना द्वारा उस गुप्त क्षेत्र पर पूरी तरह से कब्जा करने से पहले जितना संभव हो उतना चोरी करनी होगी। जब अथर्व सोच विचार कर रहा था, तभी उसकी बाहों में मौजूद लिटिल ब्लैक पहले ही खुद को छुड़ाकर वापस बिस्तर पर कूद गया। उसने टूटे हुए अंडे के छिलके को देखा और उसकी गहरी सुनहरी आंखों में तीव्र इच्छा का भाव दिखाई दिया। उसने अपना मुंह खोला और एक निवाला लिया। दरार। अथर्व के लिए अंडे का छिलका अविश्वसनीय रूप से सख्त था, लेकिन वह उसके मुंह में कुरकुरे बिस्कुट की तरह आसानी से चूर चूर हो गया। उसने इसे 2-3 बार चबाया और फिर पूरा निगल लिया। चटक चटक। कमरे में लगातार चबाने की कुरकुरी आवाजें गूंज रही थीं। विशालकाय दानव ड्रैगन के अंडे के छिलके में ड्रैगन वंश का सबसे कीमती सार समाहित था। 10 मिनट से भी कम समय में लिटिल ब्लैक ने सब कुछ खा लिया, एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। अंडे का छिलका खाने के बाद उसने अपने होंठ भी चाटे, मानो उसे और खाने की इच्छा हो, और संतुष्टि भरी डकार ली। अगले ही पल उसके शरीर से एक चकाचौंध भरी सफेद रोशनी निकली। इसका आकार स्पष्ट रूप से एक और वृत्त से बढ़ गया। अब यह लगभग एक वयस्क तिब्बती मास्टिफ के आकार का लग रहा था। अथर्व ने तुरंत इसके गुणों की जांच की। अगाध दानव ड्रैगन ALV-3 नरक स्तर का बॉस। HP 8,00,000,80000। अथर्व की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। अपने ही अंडे का छिलका खाकर यह पहले स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच गया। इसके अलावा इसकी HP हॉट पावर सीधे 250,000 से बढ़कर 800,000 हो गई। नरक स्तर के बॉस टेम्पलेट से यही उम्मीद थी। यह विकास दर सचमुच अविश्वसनीय थी। अब जबकि लिटिल ब्लैक का जन्म हो चुका था और वह इतना बड़ा हो चुका था, यह स्पष्ट रूप से अब गिल्ड में रहने के लिए उपयुक्त नहीं था। अथर्व ने एक निर्णायक निर्णय लिया।
चलो लिटिल ब्लैक, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलता हूँ। उसने आस्था को नियंत्रित किया और लिटिल ब्लैक को उठा लिया। बाद वाले पक्षी ने उत्साह से चीख मारी और अपना सिर उसके गले से प्यार से रगड़ा। आस्था लिटिल ब्लैक को लेकर एक बार फिर भूमिगत गुप्त कमरे में आ गई। एक व्यक्ति और एक ड्रैगन ने जगमगाते तारों वाले टेलीपोर्टेशन गेट में कदम रखा। कोहरे की खाई, पर्वत की खोखली घाटी के अंदर युद्ध की तीव्र आवाजें लगातार गूंज रही थीं। इटर्नल नाइट गिल्ड के 300 सदस्य चारों दिशाओं से उमड़ रहे विचित्र जानवरों के साथ एक भयंकर संघर्ष में लगे हुए थे। इस गुप्त क्षेत्र में पाए जाने वाले विलक्षण जीव आमतौर पर रैंक 30 से ऊपर के थे और उनमें कुछ कुलीन राक्षस भी शामिल थे। गिल्ड के सदस्यों के लिए, जिनका रैंक आमतौर पर केवल 10 के आसपास होता था, इससे निपटना काफी मुश्किल था। यदि शौर्य और कृष, दो महान देवता जो अजय पर्वतों की तरह खड़े होकर अग्रिम पंक्ति को दृढ़ता से अवरुद्ध कर रहे थे, न होते तो गिल्ड की रक्षा पंक्ति शायद बहुत पहले ही ध्वस्त हो गई होती, जिसके परिणामस्वरूप जानमाल का नुकसान हुआ होता। ठीक तभी टेलीपोर्टेशन गेट प्रकाश से जगमगा उठा। आस्था लिटिल ब्लैक को गोद में लिए हुए उससे बाहर निकली। अथर्व ने शांत भाव से अपने सामने के दुखद युद्ध क्षेत्र को देखा, फिर अपना सिर घुमाया और अपनी बाहों में लिए लिटिल ब्लैक के सिर पर थपथपाया। जाना, मुझे आपकी वर्तमान क्षमता देखने दीजिए। लिटिल ब्लैक ने एक तीखी ड्रैगन जैसी दहाड़ लगाई, मानो कह रहा हो, मुझे प्रदर्शन करते हुए देखो। यह आस्था के आलिंगन से नीचे कूद गया। बूम! उसका भारी शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अब वह मनमोहक, अनाड़ी सा दिखने वाला रूप नहीं रह गया था। इसकी गहरी सुनहरी ऊर्ध्वाधर पुतलियों से एक शीर्ष शिकारी की शीतलता और भव्यता झलकती थी। उसने अपना मुंह खोला, जिसमें उसके भयानक नुकीले दांत दिखाई दिए, और सामने के अराजक युद्ध क्षेत्र की ओर कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई। गर्जन! तेज गड़गड़ाहट वाली ड्रैगन की दहाड़ गरजते बादलों की तरह पल भर में पूरे पर्वतीय घाटी में गूंज उठी। उस ध्वनि में उसकी वंश परंपरा की गहराई से उत्पन्न होने वाली एक अद्वितीय, पूर्ण दमनकारी शक्ति समाहित थी। अगले ही पल एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। युद्ध के मैदान में वे अनोखे जानवर, जो मूल रूप से निडर और उग्रता से हमला करते थे, अजगर की दहाड़ सुनते ही बुरी तरह कांपने लगे। उन्होंने एक साथ अपने सभी आक्रमण आंदोलनों को रोक दिया। उनकी आंखों में अत्यधिक भय और विस्मय झलक रहा था। तुरंत बाद धड़ाम धड़ाम, एक के बाद एक वे उग्र और विचित्र जानवर, मानो उनकी हड्डियां निकाल दी गई हों, अपने अंगों में कमजोरी महसूस करने लगे और अनियंत्रित रूप से जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने अपने सिर कीचड़ में गहरे तक गाड़ दिए। उनके शरीर लगातार कांप रहे थे। प्रतिरोध करने का विचार भी उनमें नहीं आ रहा था। पल भर में पूरा युद्ध क्षेत्र सन्नाटे में डूब गया। इटर्नल नाइट गिल्ड के सभी सदस्य अपने सामने के अविश्वसनीय दृश्य को देखकर अचंभित रह गए। उन्होंने जमीन पर मौजूद उन विचित्र जानवरों को देखा जो भेड़ों की तरह शांत थे, और फिर कुछ ही दूरी पर खड़े उस छोटे काले अजगर को देखा, जिससे एक भयानक आभा निकल रही थी। उनकी सोचने समझने की क्षमता थोड़ी धीमी थी। इस दृश्य को देखकर स्वयं अथर्व भी स्तब्ध रह गया। वह केवल लिटिल ब्लैक को अपनी रणनीति आजमाने और यह देखने देना चाहता था कि उसमें आक्रमण करने की कितनी क्षमता है। किसने सोचा होगा, इस छोटे से जीव ने महज एक दहाड़ से मैदान में मौजूद सभी विदेशी जानवरों की लड़ने की इच्छा को ही खत्म कर दिया। अच्छे दयावान, क्या यह किसी नरकस्तर के बॉस की अन्य विचित्र प्राणियों के प्रति स्वाभाविक दमनकारी भावना थी? यह तो सरासर अनुचित था। पर्वत की घाटी में सन्नाटा पसरा हुआ था। विचित्र राक्षसों की सेना,
जो पहले क्रूर थी और सभी मनुष्यों को चीरफाड़ करने के लिए उत्सुक थी, अब मानो किसी स्थिरीकरण मंत्र के अधीन होकर जम गई थी। इटर्नल नाइट गिल्ड के सदस्यों ने अपने हथियार कसकर पकड़ लिए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या हो रहा है? वे वहां से क्यों नहीं हट रहे हैं? एक बहादुर योद्धा ने सावधानी पूर्वक 2 कदम आगे बढ़ाए और अपनी लंबी तलवार से एक राक्षसी भेड़िए के पिछले हिस्से पर वार किया। वह बलवान राक्षसी भेड़िया केवल कांप रहा था, यहाँ तक कि अपना सिर घुमाने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। किस बात का इंतजार कर रहे हो? आस्था ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। एक ऊंचे स्थान पर खड़ी होकर उसने तीखी और स्पष्ट आवाज में कहा, जब वे गिरे हुए हों तभी उन्हें मारो, उन्हें मार डालो। बिजली की कड़क की तरह इस चीख ने तुरंत सबको जगा दिया। मारना। 300 इटर्नल नाइट सदस्यों ने मानो मुर्गे का खून इंजेक्ट कर दिया हो, एक ऐसी गर्जना की जो आकाश को हिला दे, और उन्होंने बेजान लक्ष्यों पर उन्मादपूर्वक अपने कौशल का प्रयोग किया। तलवारें चमक उठीं और जादू की गर्जना हुई। पहाड़ की घाटी खून से लथपथ हो गई। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसने एक बार फिर सभी को चौंका दिया। हमला किए गए विचित्र जानवर को जादू से चीर कर खून से लथपथ कर दिए जाने के बावजूद भी वह गतिहीन बना रहा। वे बस जमीन पर लेट गए, उनके शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। उनकी आंखों में छोटे काले ड्रैगन के लिए भय भरा हुआ था, मानो प्रतिरोध करना किसी देवता के विरुद्ध अपवित्रता हो। एक भी व्यक्ति भागने के लिए नहीं मुड़ा। उन्हें जिंदा ही पीट पीट कर मार डाला गया। युद्ध समाप्त हो गया। अजीब जानवर के शव हर जगह बिखरे पड़े थे। इटर्नल नाइट गिल्ड के सभी सदस्य हांफते हुए खड़े थे, उनके चेहरे स्वप्निल सदमे से भरे हुए थे। हे भगवान! हम बस यूं ही जीत गए। डोमिनेटर द्वारा लाया गया यह छोटा काला ड्रैगन वाकई चमत्कारिक है ना? डोमिनेटर से यही उम्मीद थी।